हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी बाय अंगद सिंह पर। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय भूगोल की एक महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी श्रृंखला की। बच्चों, भारतीय भूगोल केवल एक विषय नहीं बल्कि भारत को समझने की आधारशिला है। यदि इसकी नींव मजबूत हो जाए अन्य विषयों के साथ, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह काफी आसान हो जाती है। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार जो टॉपिक है उसको सरल, रोचक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समझेंगे। आज की इस वीडियो में भारत का क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतर विस्तार, मानक समय रेखा, कर्क रेखा, भारत के चरम बिंदु, पड़ोसी देश, स्थलीय एवं जलीय सीमाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की आज हम चर्चा करेंगे और बड़े ही रोचक तरीके से इन्हें हम जानेंगे। यदि आप किसी भी राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। और यदि आप भारतीय भूगोल या अन्य किसी भी विषय के पीडीएफ नोट्स, विस्तृत अध्ययन सामग्री तथा पूरा फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे स्टडी बाय अंगद सिंह एप्लीकेशन पर उपलब्ध संपूर्ण कोर्स को एक बार देख अवश्य लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए भारतीय भूगोल की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, भारत का भूगोल जानेंगे, इसके बारे में, भारत के भूगोल के बारे में। लेकिन केवल भूगोल के बारे में जान लेते हैं। भूगोल क्या है, पहले भूगोल के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज जियोग्राफी। ठीक है, क्या है भूगोल। देखिए, भूगोल एक विज्ञान है और ये विज्ञान जो है ना अध्ययन करता है। लेकिन किस चीज का अध्ययन करता है? देखिए, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है, इसके स्वरूप का अध्ययन करता है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है, पृथ्वी के स्वरूप का अध्ययन करता है, पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं क्या होंगी? पृथ्वी की भौतिक विशेषता में पहाड़ आ जाएंगे, नदियां आ जाएंगी, समुद्र आ जाएंगे, महासागर आ जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उनका अध्ययन भी भूगोल के अंतर्गत ही होता है। यहाँ के जो निवासी होते हैं उनका अध्ययन भी भूगोल करता है। और यहाँ के निवासियों में बच्चों केवल मनुष्य शामिल नहीं होते बल्कि जीव जंतु भी शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो निवासी हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, तो भूगोल इनका अध्ययन करता है। और यहाँ होने वाली घटनाएं यानी पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन भी भूगोल के द्वारा ही होता है, चाहे वो जलवायु से संबंधित हो या मौसम से संबंधित हो, बाढ़ हो, भूस्खलन हो या फिर भूकंप ही क्यों ना हो, इन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जो भूगोल है ना, वो कहां और क्यों का अध्ययन है। कहां और क्यों का अध्ययन है भूगोल। ठीक है, यह पता लगाता है कि चीजें पृथ्वी पर कहां स्थित है, वे वैसी क्यों है। अगर स्थित है ना, पहले तो जानेंगे कहां स्थित है। अब हमें पता चल गया कि यहां स्थित है, अब हम जानेंगे कि वे वैसी क्यों है। ठीक है, और वे समय के साथ कैसे बदलती हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भूगोल कहां और क्यों का अध्ययन है। मान लीजिए हिमालय के बारे में जानना है, पहले हम जानेंगे हिमालय कहां है। अब हमें पता चल गया ना हिमालय यहां है, तो अब हम जानेंगे कि हिमालय क्यों है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हमने क्यों भी जान लिया, तो अब हम जानेंगे कि समय के साथ हिमालय कैसे बदलता है और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सब हम क्या है भूगोल के अंतर्गत जानते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए, भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। और जियोग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी आप जान लेना, ग्रीक भाषा का शब्द है। और जियोग्राफी जो है बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। तो साधारण शब्दों में कहें तो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, वर्णन, ये क्या होता है? ये शाब्दिक अर्थ है ज्योग्राफी का। और ये जो ज्योग्राफी है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और यूनानियों के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, यूनानियों के द्वारा दिया गया है। और मैंने बता दिया ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, भूगोल का जो जनक है ना बच्चों, भूगोल का जनक है एक ग्रीक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है इराटोस्थनीज। इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इराटोस्थनीज के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में। ठीक है, भारत की अवस्थिति के बारे में जानेंगे।
अब भारत है ना, हम सभी भारत में रहते हैं, लेकिन भारत कहाँ है ये हमें पता तो होना चाहिए। ठीक है, देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम जान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध कहाँ है। यह है हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, और इसे हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। हालांकि यह दो हिस्सों में नहीं बटी हुई है, यह तो एक ही है, लेकिन अध्ययन के हिसाब से, ठीक है, अध्ययन को हम सुचारू रूप से आसान बना सकें उसके लिए हमने पृथ्वी को दो भागों में बांटा हुआ है। ऊपर का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे का जो हिस्सा होता है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इधर पृथ्वी पर नॉर्थ है और इधर है साउथ। ठीक है, इधर उत्तरी गोलार्ध है और इधर दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो हमारा भारत है, ठीक है, यह है 0 डिग्री, ठीक है, अक्षांश रेखा। ठीक है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य का अर्थ होता है भूमि के जो मध्य, यानी पृथ्वी के जो मध्य में रेखा है, इससे ऊपर का जो हिस्सा होता है वह उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध है, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो भारत बच्चों उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। गोलार्ध का अर्थ होता है आधा गोला। एक आधा गोला ये रहा, एक आधा गोला ये रहा, इसे मिलाएंगे तो पृथ्वी बन जाएगी। तो भारत कौन से आधे गोले में है? तो उत्तर वाले आधे गोले में भारत अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, देखिए ये जो आपको खड़ी लाइन दिखाई दे रही है ना, ये, ठीक है, ये सभी की सभी देशांतर रेखाएं हैं। और जो लाइन मैंने, ये जो रेड कलर की मैंने लाइन बना दी है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जैसे इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो बच्चों इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, यानी इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। आप देख सकते हैं, आप पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो 0 डिग्री से जो इधर के पृथ्वी में 0 डिग्री से जो इधर की साइड है उसके जितने भी देशांतर हैं बच्चों, ये पूर्वी देशांतर होते हैं। और 0 डिग्री से इधर यानी पश्चिम साइड के जितने भी देशांतर होते हैं उन्हें हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो जो हमारा भारत है ना, ये पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से इधर के जितने भी देशांतर हैं वो कौन से देशांतर हैं? तो पूर्वी देशांतर हैं, और इधर के पश्चिमी देशांतर हैं। ठीक है, तो भारत पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। ये जो आपको हल्के से हरे रंग का जितना मैप दिखाई दे रहा है, ये एशिया है बच्चों। ठीक है, क्या है ये एशिया है। ओके, और इसमें भारत भी शामिल है। भारत को अलग दिखाने के लिए बस हल्का सा ब्लू कलर इसमें रखा है, बाकी एशिया में ही शामिल है भारत। ठीक है, मैंने क्या बताया था? इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। ठीक है, तो ये एशिया का उत्तरी भाग है, ये एशिया का दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, याद रखना बच्चों। ठीक है, कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। ये सारा का सारा दक्षिण एशिया है। ठीक है, ये दक्षिण एशिया है। तो भारत जो है ना एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, और भारत भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग है। ठीक है, देखिए भारतीय जो उपमहाद्वीप है ना, ये एशिया के दक्षिण वाले हिस्से में ही पड़ता है, और इसके अंतर्गत केवल भारत ही नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है, और यह भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट पर स्थित है, जो हिमालय से हिंद महासागर तक दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। देखिए यहां है हिमालय। ठीक है, ये हिमालय है पूरा का पूरा। और ठीक है, एक मिनट बस रुकना, अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए ये हिमालय है, ये हिमालय है, और हिमालय से लेकर नीचे, ठीक है, हिंद महासागर है, यहां तक जितना भी ये हिस्सा है ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है बच्चों। और इसमें भारत के साथ साथ में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव भी आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये सभी देश आते हैं। और ये प्रश्न भी बन चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत की जनसंख्या
क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है ना वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह पूरे विश्व का कितना है? 2.4% एरिया है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे विश्व का 2.4% एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। पूरा विश्व यदि 100% है तो भारत के पास इस विश्व का 2.4% है। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो स्थान है वो 7वां है। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो स्थान है वो 7वां है। अभी हम जानेंगे यहां। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार सभी देशों के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए याद कर लीजिए 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में निवास करता है बच्चों। 17.5% भारत में निवास करता है। इस 2.4% एरिया में विश्व की 17.5% भारत जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। और इसलिए तो हम प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए तो इतना कंपटीशन है। इतने से एरिया में जब इतनी संख्या रहेगी, जनसंख्या रहेगी, तो भैया कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, हालांकि अब आप कहोगे कि सर पिछले 2 वर्षों में तो हम पढ़ रहे हैं कि भारत का स्थान चाइना से भी ऊपर हो चुका है और हम पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं जनसंख्या में। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी भारत का स्थान दूसरा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, UNFPA इसे कहते हैं, तो इसके द्वारा अप्रैल 2023 में जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में सामने आया था। क्या आया था? इन आंकड़ों के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या जो कोष है उसने कह दिया है कि भाई भारत की जो जनसंख्या है ना वो चाइना से भी ऊपर है और भारत जो है ना पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आता है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अब भी हम दूसरे स्थान पर आते हैं जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो भारत ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि हम जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 है। अभी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यह बात कही है। जिस दिन हमारी 2021 वाली जनगणना हो जाएगी, वो कोविड के कारण नहीं हो पाई थी। ठीक है, जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है भारत में, तो जब ये जनगणना हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हम पहले नंबर पर ही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पहले नंबर पर फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार जो पूरे दुनिया में शीर्ष देश हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में वो रूस के पास है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर चाइना है। यहां कंफ्यूजन होता है, कुछ पुस्तकों में चाइना तीसरे नंबर पर है और अमेरिका चौथे नंबर पर है। लेकिन बच्चों अगर अमेरिका की जितनी भी टेरिटरीज हैं, ठीक है, उन्हें मिला दिया जाए तो अमेरिका का क्षेत्रफल सबसे अधिक हो जाएगा। और चीन कई बार तीसरे नंबर पर क्यों लिख दिया जाता है? क्योंकि चीन में जो है ना, चीन को चुल मची रहती है कि भैया ये भी मेरा एरिया है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला भी मेरा एरिया है। ठीक है, तो अगर इन जिस पर ये अपना हक जमाता है, ठीक है, अवैध रूप से, उनको अगर हम शामिल कर ले तब ये अमेरिका के बराबर होता है, तो इसलिए नंबर 3 पर कई बार आ जाता है। बाकी अगर अमेरिका के सभी क्षेत्रों को मिला दिया जाए, ठीक है, तो अमेरिका नंबर 3 पर ही है और चाइना नंबर 4 पर ही है। तो आप अमेरिका 3 पर ही याद करना और चाइना 4 पर ही याद करना। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील 5वें नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पर है और भारत है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, 7वें नंबर पर बच्चों। ठीक है, अब हम जनसंख्या के अनुसार देख लेते हैं। चाइना सबसे ऊपर है, भारत दूसरे नंबर पर है। हालांकि मैंने बता दिया आपको कि भारत अभी नंबर 1 पर मैं मानता हूं चला गया होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा यह घोषणा नहीं की गई, तो अभी हम भारत को दूसरे स्थान पर ही मानेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया चौथे स्थान पर है और पाकिस्तान 5वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखोगे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। यहां से अगर हम, ठीक है,
और यहां तक देखें, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक देखें तो भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है या चौड़ाई कह लीजिए वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है बच्चों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो 2933। इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम 2933, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं बच्चों अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं खींची हुई नहीं है, नहीं तो आपको हर गली मोहल्ले में रेखाएं खींची हुई मिलती, लेकिन ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। जो भौगोलिक वेता हैं या वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये काल्पनिक रेखाएं केवल मानी गई हैं। ठीक है, अब देखिए अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं ये हम जान लेते हैं। तो ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ना, ये अक्षांश रेखा होती हैं। और ये जो लंबवत रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, देखो लैटिट्यूड लाइंस किन्हें कहते हैं, जो लेटी हुई हैं, लैटिट्यूड लेटी हुई, लैटिट्यूड लेटी हुई। तो याद रखना अक्षांश रेखाएं जो लेटी हुई हैं और देशांतर रेखाएं जो खड़ी हुई हैं, लंबवत जो रेखाएं होती हैं। ओके, देखिए ये जो 0 डिग्री होती है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मैंने बताया था कि ये लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चों इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है। इससे ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे होता है पृथ्वी का ये जो हिस्सा होता है ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये जो हिस्सा है ऊपर का हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश जो रेखा होती है इसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में रेखा होती है उसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, हालांकि इस पूरे टॉपिक को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से कवर करेंगे, फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है, इसे कहते हैं अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, क्या कहते हैं, अंटार्कटिक व्रत। और उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसे कहते हैं आर्कटिक व्रत। ठीक है, आर्कटिक व्रत। तो याद रखिएगा ये क्या है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये होती है, विषुवत रेखा इसे बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो मकर रेखा होती है। अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप अंग्रेजी में भी इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 66.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा होती है उसे आर्कटिक व्रत बोलते हैं, जबकि जो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा होती है उसे अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये जो यहाँ बिंदु होता है इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये जो यहाँ बिंदु होता है इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, यानी ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार हम देख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं भारत कौन कौन से अक्षांश के बीच में है और कौन कौन से देशांतर के बीच में है बच्चों। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि पृथ्वी में, ठीक है, एक मिनट पीछे चलते हैं। पृथ्वी में ये अक्षांश रेखाएं खींची हुई है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ हमारा प्यारा भारत है, तो भारत किन्हीं अक्षांश रेखाओं के बीच में तो आता होगा, भारत के बीच से में भी कुछ अक्षांश रेखाएं गुजरती होंगी। ठीक है, भारत के बीच से में भी कुछ अक्षांश रेखाएं गुजरती होंगी। ठीक है, तो भारत के बीच से भी बच्चों अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, लेकिन भारत कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच में आता है, तो ये एक अक्षांश रेखा है जो है बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, 37 डिग्री
और ये जो 6 और 6 के ऊपर ये जो इस तरीके का चिन्ह होता है इसे बोलते हैं मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत है। अब ये नीचे भी नॉर्थ और ऊपर भी नॉर्थ क्यों आया? ठीक है, ये भी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश क्यों है? क्योंकि बच्चों भारत जो है ना पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, चाहे वो यहाँ का हिस्सा हो चाहे यहाँ का हिस्सा हो, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो भारत का मुख्य भाग की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि अंडमान निकोबार भी होता है और अंडमान निकोबार का जो सबसे नीचे का जो द्वीप है ना वो भारत की मुख्य भूमि से भी नीचे है। ठीक है, तो भारत का जो मुख्य भाग है ना ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर की यदि बात की जाए, मैंने देशांतर बताया था कि खड़ी ये जो रेखाएं होती हैं देशांतर होती हैं। तो भारत जो है ना ये जो यहां से जाएगा, गुहार मोती से जाएगा, गुजरात से होकर, गुजरात का सबसे जो बाहरी हिस्सा है यहां से होकर और यहां से होकर जो जाएगा, इन दोनों अक्षांश के बारे में हम जान लेते हैं। तो बच्चों ये जो अक्षांश है ये है 68 डिग्री 7 मिनट और ये जो अक्षांश है ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब ये भी पूर्वी देशांतर और ये भी पूर्वी देशांतर क्यों है? क्योंकि भारत पूर्ण रूप से, चाहे वो इधर का हिस्सा हो चाहे इधर का हिस्सा हो, भारत पूर्ण रूप से पूर्वी देशांतरों के मध्य है बच्चों। ठीक है, ओके, ये क्या है? तो ये ट्रिक है। देखिए, अगर आपके पास अक्षांश से संबंधित प्रश्न आ जाए कि भारत कौन से अक्षांश के मध्य है, ठीक है, तो वहां क्या आएगा? मोटा मोटी 37, ठीक है, अक्षांश 37 है ना, 37 और नीचे आएगा, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर आएगा 37। ठीक है, तो बस आपको ये ट्रिक लगानी है जो मैंने हमेशा लगाई है। देखिए, 3 से 4 हमेशा 1 ज्यादा होता है और 7 से 8 हमेशा 1 ज्यादा होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये आपको समझनी जरूरी है, अगर आप वैसे याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 से 4 हमेशा 1 ज्यादा होता है और 7 से 8 हमेशा 1 ज्यादा होता है। ऐसे ही 68 और 97 में देख लीजिए, 6 से 7 हमेशा 1 ज्यादा होता है और 8 से 9 हमेशा 1 ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास आ जाए कभी भी देशांतर से संबंधित, मान लीजिए कभी भी प्रश्न आ जाए कि भाई भारत कौन से देशांतर से कौन से देशांतर के मध्य है और इस प्रकार का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे, ठीक है, कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत है, इन देशांतर रेखाओं के बीच में भारत है, तो एक बार देख लीजिएगा, 6 से 7 एक अधिक होता है और 8 से 9 एक अधिक होता है। ओहो, यही है असली आंसर। ठीक है, अगर आपके याद ना हो अभी आप बता दोगे, लेकिन जब 4 ऑप्शन रहते हैं ना और चारों ऑप्शन में संख्याएं होती हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक यहां पर लिख दी है। अगर समझ में ना आई हो तो एक बार पीछे करना वीडियो, फिर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से मैं यहां बताने आया था, आपको ये बताने आया था कि भारत कौन कौन से अक्षांश के बीच में है। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन से अक्षांश और कौन कौन से देशांतर के बीच में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है भारत और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है हमारा प्यारा भारत। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम देख लेते हैं भारत के जो चरम बिंदु है, ठीक है, या सबसे अंतिम जो बिंदु है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम उत्तरी बिंदु की बात करेंगे। उत्तरी, भारत का उत्तर किधर है? भारत का उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे जो उत्तरी बिंदु है ना वो है इंद्राकोल। ठीक है, इंद्राकोल ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहां है। ठीक है, इंद्राकोल कहां है? यहां है। और ये जो इंद्राकोल है ना बच्चों, यह जम्मू कश्मीर हटा देना, यहां लिखना लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। तो यह लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के निकट काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। क्योंकि अब देखिए जम्मू कश्मीर राज्य था, 31 अक्टूबर 2019 को इसका विभाजन हो गया, ये 2 यूनियन टेरिटरी में विभक्त हो गया है अब। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर केवल इतना है, बाकी ये सारा लद्दाख वाला एरिया है। तो यह लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के निकट काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है,
तो बच्चों आपको केवल याद रखना कि जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम इंद्राकोल है और वो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और यहां अक्षांश कौन सा है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये मैंने अभी आपको बताया था। ओके, अब हम देख लेते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है, देखिए ये भारत की मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट यहां है, लेकिन भारत का जो मुख्य भूमि है उसका अंतिम पॉइंट यहां है, लेकिन भारत के पास कुछ द्वीप भी हैं, जैसे ये आपको अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है, अंडमान निकोबार, और इधर लक्षद्वीप भी है, ठीक है। ये जो अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट जो बिंदु है ना बच्चों, ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट का जो द्वीप है, ये भारत की मुख्य भूमि के सबसे अंतिम बिंदु से भी नीचे है, ठीक है। देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ये 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो ये थोड़ा नीचे है, 2 डिग्री का इसमें कम से कम अंतर है, 2 डिग्री का अंतर है, तो ये नीचे पड़ता है। तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट है, और ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऊपर अंडमान द्वीप समूह है और नीचे निकोबार द्वीप समूह है, और इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है था। इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता था, इस पॉइंट को, ये जो यहां पॉइंट है इसे क्या कहा जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता था, लेकिन आज के समय में इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और ये अगर इसका अक्षांश हम देखें तो 6 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। अगर हम केवल मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ना वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा पर है, ठीक है। और ये कहां है, तो बच्चों ये कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी में कहां है, तो कन्याकुमारी में इस बिंदु को कहा जाता है केप कैमोरीन। क्या कहा जाता है, केप कैमोरीन इस बिंदु को कहा जाता है, ठीक है। और ये तमिलनाडु राज्य में है। कौन से अक्षांश पर है, मैंने बता दिया 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। ये आप देख सकते हैं जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो केप कैमोरीन है, ये कन्याकुमारी में पड़ता है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ती है, और ये लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सबसे पूर्वी अगर हम बिंदु की बात करें तो वो है बच्चों किबिथु, किबिथु, ठीक है। और ये यहां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मैंने बताया था कि भैया इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, इधर पूरब वाला हिस्सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु होगा, और ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये लगभग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु की यदि बात करें तो गुहार मोती है। गुहार मोती कच्छ जिले में पड़ता है, और कच्छ जिला गुजरात राज्य में अवस्थित है। और ये जो गुहार मोती है ना बच्चों, ये कहां स्थित है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा कि सबसे हमारा जो उत्तरी बिंदु है ये इंदिराकोल है, और ये लद्दाख में पड़ता है। सबसे दक्षिणी जो हमारा बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, और ये निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी वाला जो द्वीप है उस पर इंदिरा पॉइंट पड़ता है, ठीक है। मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो केप कैमोरीन है, और यह कन्याकुमारी में पड़ता है। सबसे पूर्वी जो हमारा अंतिम बिंदु है वो किबिथु है, और वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, और ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है ना वो है 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है, तो भैया यहां से ये शुरू होती है, यहां से नीचे तो समुद्र है ना, यहां से ये शुरू होती है स्थलीय सीमा, और पाकिस्तान से लगते 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 फिर अफगानिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान के बाद चाइना आ जाता है, चाइना से लगते लगते और नेपाल के साथ में लगते लगते, ठीक है, फिर चाइना आ जाता है, फिर भूटान आ जाता है, ठीक है, फिर चाइना आ जाता है, ठीक है, उसके बाद म्यांमार आ जाता है, ठीक है, ठीक है, और फिर आपका बांग्लादेश आ जाता है, और यहां तक है, ठीक है। ये सारी क्या है, भारत की स्थलीय सीमा है। नीचे ये जितनी भी है ना ये बच्चों जलीय सीमा है, क्योंकि नीचे तो समुद्र है ना, ऊपर लैंड है, ठीक है, ऊपर ठीक है बॉर्डर बनते हैं देशों के साथ, नीचे पानी के साथ बनते हैं, ठीक है। तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए अगर हम पहले की बात करें, तटीय रेखा बोले तो कोस्ट लाइन, पहले हर किताब में, अब भी शायद लिखा हुआ होगा
कि भारत की जो समुद्री तटीय रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है। अब ये जो तटीय रेखा है ना, ये हमने इंची टेप लेकर तो मापी नहीं होगी, या फीता वगैरह लेके, ठीक है, जो मापने के संसाधन है वो तो मापी नहीं होगी, ये सैटेलाइट्स के द्वारा मापी जाती है। और काफी समय पहले सैटेलाइट्स के द्वारा मापी गई थी, उस समय इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पहले से ही चला आ रहा है कि भाई 7516.6 किलोमीटर भारत की क्या है, तटीय रेखा की लंबाई है। लेकिन हाल ही में पता चला है 29 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने यह जानकारी जारी की है कि भारत की जो तट रेखा यानी कोस्ट लाइन की लंबाई है, इसकी दोबारा गणना की गई है और अभी ये 7516.6 किलोमीटर नहीं बल्कि 11,098.81 किलोमीटर है। तो भारत की, ठीक है, अब आपकी जो नई पुस्तकें आएंगी ना भारतीय भूगोल की या वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी जो कंबाइंड होती हैं पुस्तकें, उनमें एनसीईआरटी में भी ये डेटा बदल जाएगा। तो भारत की जो समुद्री तटीय रेखा की लंबाई है वो 11,098.81 किलोमीटर है। अगर आपकी परीक्षा में दोनों ऑप्शन आते हैं तो भैया इसको टिक करना, अगर केवल ये आता है तो इसको टिक करना, अगर केवल ये आता है तो इसको टिक करना, ठीक है। कभी एग्जामिनर कोई ऐसी पुस्तक उठा ले जहां 7516.6 किलोमीटर लिखी हो तो फिर वो इसे नहीं लिखेगा, इसे लिखेगा तो वो इसे नहीं लिखेगा। अगर वो इसे लिखेगा ना तो उसे पता ही होगा, नए डेटा से वो अवगत होगा, तो फिर वो इसे नहीं लिखेगा, ठीक है। तो भाई समुद्रीय तटीय रेखा की पहले लंबाई कितनी थी, 7516.6 किलोमीटर थी, और तटीय जो लंबाई है वो यहां गुजरात से शुरू हो जाती है भैया और नीचे तक बढ़ती है, ठीक है। ये समुद्र से लगा हुआ हिस्सा है भारत का यहां तक, और अंडमान निकोबार ये जो ये है ना, इनकी भी लंबाई मापी जाती है, ठीक है। ये और ये जो लक्षद्वीप के एरिया है इनके भी तटीय रेखा देखी जाती है और सारी जोड़ जाड़ के कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा हम देख रहे हैं। अब देखिए ओल्ड डेटा क्या था, ओल्ड डेटा ये था, ठीक है, कि भाई गुजरात के साथ इतने किलोमीटर लगती है तटीय सीमा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के साथ इतनी लगती है, तमिलनाडु के साथ इतनी लगती है, महाराष्ट्र के साथ इतनी लगती है, ओके, गोवा के साथ इतनी लगती है, दमन दीव के साथ इतनी, अंडमान निकोबार के साथ में इतनी लगती है, लक्षद्वीप के साथ में इतनी लगती है, और कुल ये जोड़ जाड़ के कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। ये ओल्ड डेटा था, ओल्ड डेटा, ठीक है, जिसमें 5422.6 राज्यों के साथ और 2094 जो किलोमीटर है ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके साथ लगती थी, ठीक है। नहीं, ये मुख्य भूमि के साथ है बच्चों, और ये है आपकी जो कौन सी भूमि, जो द्वीपीय भूमि है, ये मुख्य भूमि है, ये राज्य नहीं या केंद्र शासित नहीं, ये मुख्य भूमि है, ये जो ये मुख्य भूमि है, और ये है जो द्वीपीय भूमि है, ये जो द्वीप आप देख रहे हैं ये, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ जाड़ के 7516.6 किलोमीटर ये डेटा था, लेकिन ये ओल्ड डेटा था। अब नए डेटा की यदि बात करें तो भारत की जलीय और जलीय सीमा इस प्रकार है। देखिए गुजरात के साथ जो लगती है जलीय सीमा वो 2340.62 लगती है, महाराष्ट्र के साथ इतनी लगती है, गोवा के साथ इतनी लगती है, कर्नाटक के साथ इतनी लगती है। आप केवल गुजरात याद कर लेना, क्योंकि गुजरात के साथ जो जलीय सीमा है ना बच्चों वो सबसे ज्यादा लगती है। गोवा याद कर लेना क्योंकि गोवा के साथ सबसे कम लगती है, ठीक है। और भैया आप याद कर लेना अंडमान निकोबार की, क्योंकि अंडमान निकोबार की जो जलीय सीमा है वो गुजरात से भी ज्यादा है, ठीक है, गुजरात से भी ज्यादा है। और बस आप इन तीनों की याद कर लेना, गोवा की कर लेना, गुजरात की कर लेना, अंडमान और निकोबार की कर लेना, ठीक है, ओके। तो भारत की तटीय रेखा की जब इन्हें सबको जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का जल क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है, ओके, भारत का जल क्षेत्र देख लेते हैं। अब देखिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये भारतीय भूमि है, भारतीय भूमि पर भारत का पूर्ण अधिकार है, राजनीतिक भी और आर्थिक भी। लेकिन समुद्र में, इधर समुद्र है ना, ठीक है, समुद्र है, भारत का समुद्र में कितना अधिकार है या कितनी दूरी तक अधिकार है ये हम जानेंगे कि भारत कितनी दूरी तक जो विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं जैसे खनिज हो गया, तेल हो गया, मछली हो गई, इनका कितनी दूरी तक दोहन कर सकता है, ठीक है। कहां तक भारत के जो कानून होते हैं वो पूरी तरह लागू होते हैं,
कहाँ भारत का जो राजनीतिक असर है वो समाप्त हो जाता है, तो ये सब हम जानेंगे। देखिए, भारत के समुद्र से जुड़े क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, जिसे कहते हैं UNCLOC, ये 1982 में पारित हुआ था। इसके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। जो भी इन नियमों को मानता है, चाइना नहीं मानता, जो भी देश इन नियमों को मानता है और उस देश के समुद्र के आसपास वाले हिस्से को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों में भारत के अधिकार अलग अलग हैं और हर देश के अधिकार जो है ना अलग अलग ही होते हैं। सबसे पहले आप इन क्षेत्रों के बारे में जानने से पहले जान लीजिए, एक नॉटिकल जो माइल होता है, जिसे हिंदी में मील कहते हैं, एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र में किलोमीटर या जो मील होता है वो नहीं मापा जाता, एक नॉटिकल माइल मापा जाता है। ठीक है, और एक नॉटिकल माइल होता है बच्चों 1.852 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम प्रादेशिक जल के बारे में देख लेते हैं। जो भारत का तट है ना, जो कोस्ट लाइन है भारत की, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, तो ये तट है, ठीक है, इससे नीचे फिर समुद्र है, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। तो जो तट है, तट से 12 नॉटिकल माइल यानी लगभग 22.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, इस पर भारत का पूर्ण अधिकार होता है। 12 नॉटिकल माइल तक भारत नहीं, कोई भी देश हो, उसका पूर्ण अधिकार होता है। 20 से 22 किलोमीटर तक हर देश का, जो भी समुद्र के, जिनके आसपास भी समुद्र का एरिया आता है, तो समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक पूर्ण अधिकार होता है। ऐसे ही भारत के पास भी पूर्ण अधिकार है। भारत इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों जैसे मछली हो गई, तेल हो गया, खनिज आदि का दोहन कर सकता है। किसी भी प्रकार का संसाधन कोई भी हो, मछली, तेल, खनिज के अलावा भी कोई भी संसाधन हो, पूरी तरीके से भारत दोहन कर सकता है। अब देखिए, ये कोस्ट लाइन है, ये तटीय रेखा है, यहां से 12 नॉटिकल माइल तक भारत कुछ भी कर सकता है और यहां भारत के कानून पूरी तरह से लागू होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संलग्न क्षेत्र की। यह क्षेत्र प्रादेशिक जल के बाद से शुरू होकर 24 नॉटिकल माइल यानी लगभग 44.4 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, देखिए मैंने बात की थी 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल, ये मान लीजिए भारत का तटीय क्या है, तट है, यहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक भारत का जो है ना पूर्ण अधिकार होता है। लेकिन यहां से लेकर, इस 12 नॉटिकल माइल से लेकर और 24 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल से यहां से लेकर यहां तक 24 नॉटिकल माइल है, यहां से लेकर यहां तक नहीं, यहां से लेकर यहां तक तो 12 नॉटिकल माइल है और यहां से लेकर यहां तक 24 नॉटिकल माइल है। और इस हिस्से को कहते हैं, ये जो पूरा हिस्सा होता है यहां से लेकर यहां तक संलग्न क्षेत्र, हिंदी में कहते हैं बच्चों संलग्न क्षेत्र। और यह क्षेत्र प्रादेशिक जल के बाद शुरू होता है। प्रादेशिक जल होता है 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, शुरू होकर 24 नॉटिकल माइल यानी 44.4 किलोमीटर तक फैला होता है। यहां भारत के पास सीमित अधिकार होते हैं, लेकिन सीमित अधिकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो यहां भारत कुछ कानून लागू कर सकता है, 100% कानून लागू नहीं कर सकता, केवल कुछ कानून लागू कर सकता है। सीमा शुल्क ले सकता है, कोई जहाज वहाज यहां से गुजरता है तो सीमा शुल्क भारत ले सकता है। आवर्जन कानून यहां लगा सकता है और स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता से संबंधित कानून भी यहां लगा सकता है। मान लीजिए किसी देश का कोई जहाज वहाज जा रहा है और उसने बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला दिया, ठीक है, तेल वेल उसका गिर गया, ठीक है, किसी भी कारण से, या जानबूझ के कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी किसी देश ने, तो यहां भारत कानून लगा सकता है स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तीसरा हम देख लेते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इसे EEZ कहते हैं और यह क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल के बाद से 200 नॉटिकल मील लगभग होता है 370 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, यहां से 12 नॉटिकल माइल प्रादेशिक क्षेत्र होता है, फिर उससे आगे 24 नॉटिकल माइल होता है। ठीक है, और यहां से लेकर और कितना माइल, तो 200 नॉटिकल जो माइल होगा, 200 नॉटिकल यहां से लेकर यहां तक 200 नॉटिकल जो माइल होगा उसे कहते हैं बच्चों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है,
भारत इस क्षेत्र में राजनीतिक भारत या किसी भी देश, कोई भी देश हो, उसके कोई भी पॉलिटिकल राइट्स यहां नहीं होते, राजनीतिक अधिकार यहां नहीं होते, लेकिन भारत को आर्थिक अधिकार यहां अवश्य होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स यहां जरूर होते हैं। भारत यहां क्या क्या कर सकता है आर्थिक अधिकार के तहत? तो सागरीय संसाधनों का, सागर के अंतर्गत, ठीक है, ये जो 200 नॉटिकल माइल वाला हिस्सा है, यहां पर सागरीय संसाधनों की खोज कर सकता है, दोहन कर सकता है और संरक्षण भी कर सकता है। ठीक है, कई देशों का इस क्षेत्र में, मान लीजिए कोई देश है और उसके भी बाउंड्री लग रही है और दूसरे देश की बाउंड्री लग रही है, वो भी इस 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत आ रहा है और दूसरा देश भी आ रहा है, तो काफी लड़ाइयां भी होती हैं विश्व में, देशों में। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है भारत? संसाधनों की खोज कर सकता है, दोहन और संरक्षण कर सकता है, खनिज, तेल, गैस और जल जीवों का अनुसंधान कर सकता है, यानी यहां रिसर्च कर सकता है, सागर ऊर्जा का उपयोग यहां कर सकता है भारत। तो इसमें क्या है, सीमित अधिकार होते हैं, यहां कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता, बल्कि बस केवल और केवल आर्थिक अधिकार भारत को होते हैं। ठीक है बच्चों, बस आपको याद रखना है कौन से नॉटिकल माइल से कौन से नॉटिकल माइल तक कौन सा क्षेत्र आता है, 3 ये क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा इन्हें। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जान लेते हैं। जो कर्क रेखा है, मैंने बताया था कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। ये जो कर्क रेखा है बच्चों, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए, ये कर्क रेखा है। ठीक है, ये कर्क रेखा है, कलर में चेंज कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, ये कर्क रेखा है। ओके, कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है ये, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, हल्का सा राजस्थान भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो याद कर लेना, ये प्रश्न तो काफी परीक्षा में आता है, काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता रहा है कर्क रेखा से संबंधित। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत की कर्क रेखा हमने देख ली, भारत की मानक समय रेखा हम देख लेते हैं। भारत की जो मानक समय रेखा है ना बच्चों, ये क्या है? मानक, किसी भी देश की जो मानक समय रेखा होती है ना बच्चों, ठीक है, वैसे कई देशों में कई मानक समय रेखा होती है, कई समय रेखाएं होती हैं। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है। ठीक है, भारत की जो मानक समय रेखा बनाई है भारत ने, वो बनाई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, ऐसे ही जो देशांतर रेखाएं होती हैं ना, उन्हें ही समय रेखा, जो समय जाना जाता है ना, वो देशांतर रेखाओं के द्वारा ही जाना जाता है। और इसी प्रकार जैसे भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, तो अन्य देशों की भी जो मानक समय रेखाएं होती हैं वो देशांतरीय रेखाएं ही होती हैं, चाहे वो पूर्वी देशांतर हो चाहे पश्चिमी देशांतर हो। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और ये जो रेखा है ना बच्चों, भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये कहां से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के पास में मिर्जापुर एक शहर है, ठीक है, वहां से होकर गुजरती है। ये मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर है, यहां से, इसके आसपास से होकर गुजरती है। और भारत की मानक समय रेखा जो है ना, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ऊपर नेपाल है, तो नेपाल तो भारत का राज्य नहीं है, नेपाल हो गया। नेपाल के बाद अब मध्य प्रदेश का भी हल्का सा हिस्सा इसके अंतर्गत आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है, फिर देखिए यहाँ ओडिशा आ जाता है, ये ओडिशा है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो 5 राज्यों से हमारी मानक समय रेखा होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, और लंदन का ये जो ग्रीनविच शहर है ना, इससे हमारे भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, चलिए आगे इसे देख लेते हैं, इसके बारे में और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो हमारे जो भारत है
इसका जो समय का निर्धारण होता है वो इस रेखा से होता है। हालांकि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो हिस्सा है, ठीक है, किबिथु और गुहार मोती में 2 घंटे का समय है। मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ 4 बजे निकलता है ना, तो यहाँ गुजरात के अंतिम छोर पर 6 बजे सूर्य निकलेगा। ठीक है, सूर्य अगर यहाँ 4 बजे निकल रहा है तो यहाँ 6 बजे निकलेगा, इतना अंतर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एक ही मानक समय रेखा क्यों बनाई है? ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए इधर 4 चल रहा है, यहाँ 5, यहाँ 4 बजे का समय चल रहा है, यहाँ 3 बजे का समय चल रहा है, ठीक है, और यहाँ 2 बजे का समय चल रहा है, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो इसलिए केवल एक मानक समय रेखा हमने मानी है। ठीक है, आप मुझे बताओगे कि सबसे ज्यादा समय रेखाएं कौन से देश के पास है, ये आप मुझे बताओगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये है, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है बच्चों। ठीक है, और ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है, ये देखिए लंदन का ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच शहर है। ये मानी क्यों गई थी? ग्रीनविच से ही होकर ये क्यों गुजरती है? देखिए औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले आई थी वो यूरोप में आई थी। ठीक है, और यूरोप में ट्रेन वगैरह चलानी थी। ठीक है, ट्रेन चलानी थी, और भाई कौन से स्टेशन पर किस समय ट्रेन आएगी। ठीक है, कई समय रेखाओं से, देशांतरीय रेखाओं से ट्रेन होकर गुजरती है। ठीक है, उस समय कब पहुंचेगी, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए क्या बनाया गया? समय रेखाएं बनाई गई थी। और उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो ग्रीनविच शहर में बैठे थे और इन्होंने समय रेखाएं बनाई थी। ग्रीनविच में बैठे थे तो इसे ही 0 डिग्री मान लिया गया कि भाई ग्रीनविच के ऊपर से जो देशांतर रेखा जा रही है, ये जो काल्पनिक रेखा है, इसे ही हम क्या करते हैं? 0 डिग्री मान लेते हैं। और इस 0 डिग्री से इधर की जितनी भी रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर है और इधर की जो रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर है। ठीक है, तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। आपने अपने फोन में कई बार घड़ी वाले सेक्शन की सेटिंग में जाके देखा होगा। हाँ, जब हम अपने टाइम सेट करते हैं तो लिखा रहता है जीएमटी प्लस 5:30। ठीक है, ये लिखा रहता है क्योंकि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी है, उससे भारत का जो समय है, ये हमारा प्यारा भारत है 5.5 घंटे आगे। कैसे है? मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत की समय रेखा है ना, वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी, और ये ग्रीनविच कौन सी है? ये 0 डिग्री है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एक देशांतर, पृथ्वी जब एक देशांतर घूमती है ना तो उसमें 4 मिनट लेती है। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी 4 मिनट लेती है, और 15 देशांतर घूमने में पृथ्वी 15 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। तो 15 डिग्री देशांतर रेखाओं को घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, 15 देशांतर रेखाओं को घूमने में कितना समय लगता है? 15 देशांतर रेखाओं को घूमने में 60 मिनट लगती है पृथ्वी को। तो 30 देशांतर रेखाओं को घूमने में कितनी मिनट लगेगी बच्चों? 120 मिनट लगेगी। ठीक है, अच्छा जी, 45 देशांतर रेखाओं को घूमने में कितना समय लगेगा? 180 मिनट लगेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 60 देशांतर रेखाओं को घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 240 मिनट लगेगी ना। ठीक है, ओके। 75 देशांतर रेखाओं को घूमने में पृथ्वी को कितने समय लगेगा? 300 मिनट लगेंगी। ठीक है, और ये 0 डिग्री है, ये 82.5 है, तो 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 75 और 82.5 में कितना अंतर होता है? 7.5 का अंतर होता है ना, 7.5 का अंतर होता है, 7.5 का। ठीक है, 7.5 का अंतर होता है। तो अब देखिए, 15 घूमने में 60 मिनट ले रही है, 7.5 घूमने में 30 मिनट लेगी, तो 30 मिनट यहां जोड़ लीजिए तो 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। अब 330 को जब हम घंटों में डिवाइड करेंगे, 330 मिनट को जब हम घंटों में डिवाइड करेंगे, देखिए ये 300 मिनट है ना, 300 मिनट के 5 घंटे होते हैं, बाकी बची आगे 30 मिनट, तो 30 मिनट हो जाएगा। यानी सूर्य जो है ना बच्चों, भारत की ये जो समय रेखा है, जो 82.5 डिग्री समय रेखा है, यहां से 5.5 घंटे बाद सूर्य यहां निकलता है इस रेखा पर। ठीक है, इस लाइन पर ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, जो ग्रीनविच शहर से निकल रही है, चाहे वो कोई सी भी जगह से निकल रही हो, भारत से 5.5 घंटे बाद यहां सूर्य निकलेगा। ठीक है,
भारत से 5.5 घंटे बाद यहाँ सूर्य निकलेगा बच्चों। तो इसलिए भारत का जो समय है ना वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल संधि और चैनल हम देख लेते हैं। जल संधि और चैनल क्या होता है। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7579011101 पर। ठीक है, ओके। जल संधि और चैनल देख लेते हैं बच्चों। जल संधि क्या होती है। जल संधि, जल संधि एक संकीर्ण, संकीर्ण कहते हैं पतले मार्ग को, लेकिन ऐसा पतला नहीं कि आप उसमें फंस के निकलोगे, नहीं। ठीक है, संकीर्ण होता है, देखने में संकीर्ण लगता है, बाकी बहुत चौड़ा होता है। जल संधि एक संकीर्ण जल मार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों जैसे समुद्र, महासागर या बड़ी झील को जोड़ता है। इनके दोनों ओर भूमि होती है। देखिए ये दोनों ओर भूमि है। ठीक है, दोनों ओर भूमि है और यह प्राकृतिक रूप से बनती है। जल संधि याद रखना हमेशा प्राकृतिक रूप से बनती है। आमतौर पर इसका आकार डमरू जैसा संकरा होता है। ठीक है, आमतौर पर इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, डमरू जैसा संकरा होता है। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये डमरू जैसा होता है। ठीक है, डमरू जैसा आकार इसका होता है। अगर हम इसे ऐसे बना दिया जाए तो ये डमरू जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जल संधि डमरू जैसा आकार होता है। जल संधि एक संकीर्ण पतला मार्ग होता है। इधर भी भूमि होगी, इधर भी भूमि होगी, इधर समुद्र होगा, इधर समुद्र होगा और बीच में एक पतला सा मार्ग होगा। इसे ही जल संधि कहते हैं। ठीक है, समुद्र, महासागर या बड़ी झीलों को जोड़ता है और इसके दोनों ओर भूमि होती है और यह प्राकृतिक रूप से बनती है। आमतौर पर इसका आकार डमरू जैसा होता है। चैनल हम देख लेते हैं। चैनल किसे कहते हैं। चैनल जल संधि से जो है ना थोड़ा चौड़ा रास्ता होता है, दो जमीन के टुकड़ों या समुद्री हिस्से को अलग करता है और जोड़ता है। ठीक है, प्राकृतिक या मानव निर्मित ये हो सकता है। प्राकृतिक भी हो सकता है और निर्मित भी हो सकता है। ये देखिए ये इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, जल संधि की कम होती है। तो थोड़ा चौड़ा रास्ता होता है, दो जमीन के टुकड़ों या समुद्री हिस्से को अलग करता है या फिर ये जोड़ता है और प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी ये हो सकता है बच्चों। अब हम जल संधि और चैनल की बात कर लेते हैं। 8 डिग्री, सबसे पहले हम 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे। 9 डिग्री जो चैनल है ना, ठीक है, यह लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप के बीच होता है। ठीक है, बीच में है, बीच में स्थित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 9 डिग्री जो है ना। देखिए लक्षद्वीप में ही, लक्षद्वीप का जो मुख्य द्वीप है और लक्षद्वीप में ही एक मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, नीचे मिनिकॉय है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है मिनिकॉय द्वीप भी और ऊपर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। तो इनके बीच में जो रास्ता है, ठीक है, चौड़ा रास्ता, इसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। मिनिकॉय द्वीप हालांकि लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। ठीक है, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, थोड़ा दूरी पर है। तो इनके बीच में जो रास्ता है वो 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल के बारे में देख लेते हैं। यह भारत के लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है। देखिए ये है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, ये क्या है, मिनिकॉय द्वीप है। अब हम बात कर लेते हैं 8 डिग्री चैनल के बारे में। देखिए 8 डिग्री चैनल जो है ना, ये भारत के लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में। देखिए नीचे है ये मालदीव, ये जो हिस्सा है ना ये मालदीव है। ठीक है, ये मालदीव है और ये लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, यहाँ मिनिकॉय द्वीप, ये लक्षद्वीप है और सबसे नीचे का जो द्वीप होगा ये मिनिकॉय के अंतर्गत आते हैं। तो मिनिकॉय जो द्वीप है और ये जो लक्षद्वीप है, इनके बीच में जो रास्ता है ना, ठीक है, ये है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, बस आपको याद रखना है 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के हैं। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप मालदीव का हिस्सा है और 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रेट चैनल के बारे में। ग्रेट चैनल जो है ना बच्चों, ये ग्रेट निकोबार द्वीप और जो कि भारत में पड़ता है और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में है। ठीक है, देखिए ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और ये जो सबसे नीचे का हिस्सा है, अंडमान निकोबार का सबसे नीचे का जो हिस्सा है ना बच्चों, ये है ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के जो बीच का ये जो रास्ता है, बड़ा रास्ता, ये है ग्रेट चैनल। अब क्योंकि ये ग्रेट निकोबार से साउथ साइड में जाता है तो भारत ने इसे ग्रेट चैनल नाम दिया है। ग्रेट निकोबार के कारण ही इसका नाम ग्रेट चैनल है। ठीक है, कोको चैनल देख लेते हैं। कोको जो चैनल है यह अंडमान द्वीप समूह
जो कि भारत में है और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में। देखिए ये क्या है, ये है अंडमान निकोबार और ऊपर है कोको द्वीप, ठीक है। इनके बीच से जो चैनल होकर गुजरता है वो कोको चैनल है, ठीक है। क्या है? कोको चैनल। तो आपको याद रखना है कि भाई 8 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है, 9 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है, ग्रेट चैनल किन किन के मध्य है, कोको चैनल किन किन के मध्य है। अब हम देख लेते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो चैनल है यह लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के को अलग करता है, याद रखना आप, ठीक है। देखिए अंडमान और निकोबार जो है ना, ये आप देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये पूरा का पूरा अंडमान एरिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अंडमान एरिया है और ये पूरा का पूरा निकोबार एरिया है, ठीक है। निकोबार एरिया है। तो ये मैंने काट दिया, इसे आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। ओके, ये अंडमान एरिया है, ठीक है, और ये है निकोबार एरिया। इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। ये अंडमान का जो सबसे साउथ वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं लिटिल अंडमान, और ये जो निकोबार का सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा है ये है कार निकोबार, ठीक है। और इनके बीच का जो ये चैनल है ये है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल याद रखोगे, 10 डिग्री चैनल। ओके, अब हम देख लेते हैं पाक जल संधि, ठीक है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। यह है पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि है ये। ओके, यह जल संधि पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से को जोड़ती है, ऐसा लिख लेना, क्योंकि इधर है पाक की खाड़ी, ठीक है, और इधर है मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और ये क्या है? पाक की खाड़ी है बच्चों, ठीक है। इधर पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी के कारण ही इसका नाम पाक जल संधि है। बहुत से बच्चों से मैंने पूछा है पाक जल संधि इसका नाम क्यों है? जी यहाँ से पाकिस्तान के जहाज गुजरते हैं इसलिए इसका नाम पाक जल संधि है। नहीं, पाकिस्तान से इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। पाक जल संधि इसलिए है क्योंकि यहाँ पाक की खाड़ी है और यहाँ मन्नार खाड़ी है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। ये सीरीज, ये श्रृंखला जारी रहेगी और भारतीय भूगोल आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ में यदि आप उत्तराखंड से संबंधित किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो जाइए स्टडी बाय अंगद सिंह एप्लीकेशन पर और वहां पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या इकोनॉमी हो, इससे संबंधित कोई भी कोर्स यदि आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना तो आप स्टडी बाय अंगद सिंह पर जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। और आपको स्टडी बाय अंगद सिंह एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।